नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका लास्ट एंड फाइनल यानी कि 9वां चैप्टर उसका चल रहा है। और इस 9 वाले चैप्टर में आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। आज उन व्यापार की सारी बातों को, आज बिजनेस की उन सारी बातों को हम सीख लेंगे जिसे हमारे देश के बिजनेस को आप युवा ताकत जो है वो आगे ले जा सके। ऐसा क्या बताने वाला हूं, आज हम व्यापार से संबंधित इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया सर। आज तो व्यापार का परिमाण पूरा तोल के रख देंगे। व्यापार को अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो व्यापार है उसको हम पूरा तोल के रख देंगे। व्यापार संयोजन क्या होता है यह भी हम देखेंगे कि तालमेल कैसे बिठाते हैं व्यापार में, उसे हम कहते हैं संयोजन। ठीक है, व्यापार की दिशा क्या होनी चाहिए किसी देश के लिए, व्यापार ज्यादा होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल का या व्यापार कम होना चाहिए, ये बात भी मैं आज आपसे करने वाला हूं। और व्यापार का संतुलन यानी किसी भी देश का व्यापार जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है और उसका संतुलन कैसे बन पाता है, क्या आयात ज्यादा होना चाहिए किसी देश के लिए, क्या निर्यात ज्यादा होना चाहिए, ये तो हम जानेंगे। ये तो पूरा ही सस्पेंस है आपके लिए। और आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो मैं पक्का बता दूं कि एग्जाम में वो पक्का आने वाली है। क्या होने वाली है? एग्जाम में वो पक्का आने वाली है। आज वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये लाइट भी जब जपाट करती हुई हमें समझा रही है कि आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हो। बच्चों में जोश नहीं है, बिल्कुल भी जुनून नहीं है, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? एक किताब पूरी होने को आई है। क्या? एक किताब पूरी होने को आई है और आज इन चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, एक एक चीज को सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार का परिमाण। क्या पढ़ेंगे? व्यापार का परिमाण क्या है जी गुरुजी? व्यापार का परिमाण, व्यापार परिमाण। ध्यान से समझना, एक नॉर्मल चर्चा कर रहा हूं यहां पे, पूरी की पूरी स्लाइड है व्यापार परिमाण से संबंधित। व्यापार परिमाण का मतलब है व्यापार का तोल। क्या मतलब है इसका? व्यापार का तोल। क्या व्यापार को हम तोल सकते हैं? बिजनेस को क्या तोल सकते हैं? हाँ ना, तराजू लिया और इतने किलो बिजनेस हुआ, तोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं तोला जा सकता। तो फिर परिमाण का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यापार का जो मूल्य है, व्यापार का जो मूल्य है, व्यापार का मूल्य यानी जो वस्तु हमने खरीदी है, इसको यहां लेके समझा रहा हूं। हमने कोई वस्तु अगर खरीदी है, हमने कोई वस्तु को हमने खरीदा, ठीक है, वस्तु हमने खरीद लिया। ये वस्तु 100 रुपए की आई। कितने रुपए की आई? 100 रुपए की। फिर एक वस्तु हमने और खरीदी 20 रुपए की, फिर एक 10 रुपए की, फिर एक 200 रुपए की। ये टोटल जो एक साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर, किसके अंदर? 1 ईयर के अंदर जो ये आंकड़ा पहुंच गया 100 से 300, 300 से 310, ये जो व्यापार हमारा हुआ है, ये जो मूल्य जो है व्यापार का, ये जो कॉस्ट किसी देश का खर्च हुआ है, उसको हम कहते हैं व्यापार का परिमाण। उसको क्या कहेंगे? व्यापार का परिमाण। बहुत सिंपल है। मतलब व्यापार को तोल तो सकते हैं नहीं, हम तोल नहीं सकते तो कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। परिमाण शब्द तो लिख दिया हमने, इसलिए व्यापार को तोल नहीं सकते मेरे लाडले, मेरी प्यारी लाडली। इसलिए व्यापार को क्या किया जाता है? उसका जो मूल्य होता है उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही परिमाण कहा जाता है। ये तो हुई हमारी किसकी बात? इस परिमाण से संबंधित बात हुई। किससे संबंधित बात हुई? परिमाण से संबंधित बात हुई। किससे संबंधित बात हुई? परिमाण से संबंधित बात हुई। और इस परिमाण से संबंधित जो बात है इसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम समझ गए जी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो परिमाण है इसके अंदर अगर दूसरी चीज को हम पढ़ें तो वो चीज हमारे सामने आती है और वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तरह, बिल्कुल ही ठीक है। ये खत्म हुआ जी यहां पे, ठीक है। अब दूसरी चीज व्यापार परिमाण के बाद जो हम देख रहे हैं वो है हमारा व्यापार संयोजन। क्या है? व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन जो है
वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा व्यापार परिमाण। व्यापार संयोजन का मतलब है कि किस प्रकार से व्यापार को एडजस्ट करके चल रहे हैं। किसी देश में आयात कितना हो रहा है, किसी देश में निर्यात कितना हो रहा है। व्यापार संयोजन के अंदर हम दो चीजों को देखते हैं, एक तो आया कितना, आया कितना, क्या आया भाई, वस्तु, वस्तु जो आई कितनी, एक गया कितना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से आदान प्रदान, आदान प्रदान। यह आदान प्रदान जो होता है इसको हम कहते हैं व्यापार संयोजन। क्या कहते हैं, व्यापार संयोजन। अब हमारे सामने एक चीज और निकल कर आती है जिसको हम देख लेते हैं, व्यापार की दिशा। अब व्यापार संयोजन में आया गया कितना है, जबकि व्यापार की दिशा के अंदर भी इसी चीज को देखा जाता है, लेकिन उसमें प्रत्यावर्तन कितना हो रहा है, वापिस लौट के हम वापिस उस स्थिति पे आ रहे हैं। क्या एक देश से आयात ही आयात किया जा रहा है, एक देश से निर्यात ही निर्यात किया जा रहा है। आने वाले सालों के अंदर उसने अचानक से जो आत्मनिर्भरता हासिल कर ली और अब वो जो है आयात कम करता है, निर्यात ज्यादा करता है। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, ये तो आपको ऐसे समझ में आ जाता है, पूरा पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसको कहेंगे व्यापार की दिशा। और व्यापार का संतुलन, किसी देश के अंदर कितना व्यापार हो रहा है और वो किस प्रकार हो रहा है, उसका जो संतुलन है व्यापार संतुलन कहलाता है। देखो मैं ये बता देता हूं, व्यापार दिशा बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको हम देख लेंगे आगे। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन का मतलब है कोई भी देश अगर व्यापार करता है तो उसके लिए फायदे की चीज ये होती है कि वो सबसे ज्यादा निर्यात करे। क्या करे, वो निर्यात करे। ज्यादा क्या करना है उसको, ज्यादा उसको निर्यात करना है, ज्यादा उसको क्या करना है, निर्यात करना है। कम उसको क्या करना है, आयात जो होता है, आयात वो उसको कम करना है। ये संतुलन होना चाहिए, तभी कोई भी राष्ट्र जो है अपनी उस उपलब्धि को हासिल कर पाता है जो उसे करना है। एक और था व्यापार दिशा जिसकी हम बात कर रहे थे, व्यापार दिशा मतलब किस तरफ व्यापार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस देश से ज्यादा हो रहा है, किस देश से कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें व्यापार की जो दिशा होती है वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब इनको और डिटेल से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों की अगर हम बात करें तो मुख्य तो तीन ही है। इसमें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय परिमाण है और व्यापार की जो दिशा है, उसके अलावा भी ढेर सारे बिंदु है, लेकिन मुख्यतः जो व्यापार टिका हुआ है वो इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है। व्यापार संयोजन क्या है, व्यापार का परिमाण क्या है, व्यापार की दिशा क्या है। इन तीन पहलुओं पर अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस व्यापार को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं हम, इस बिजनेस को इतना घिस पीट के पट पट के कपड़े धोते हैं, जैसे धोए जा रहे हैं, पिछले 4 लेक्चर से धोए जा रहे हैं। सर कितना इसे धोओगे, वॉशिंग पाउडर निरमा से, है ना, इसको इतना धोएंगे कि दिमाग में फिट हो जाए। और ये चारों जो पॉइंट हैं सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो व्यापार का परिमाण ही व्यापार का सबसे बड़ा महत्व है। यानी व्यापार के महत्व की अगर बात करें तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, व्यापार का परिमाण। कौन सा आ जाता है, व्यापार का परिमाण। व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक तौल परिमाण है। यानी हमारा जो पहला वाला बिंदु है वो यह है कि व्यापार का परिमाण, ये अपने आप में एक बिंदु है, ये अपने आप में क्या है, एक बिंदु है भाई, इसको पक्का ध्यान रखना है। व्यापार का परिणाम, ये हेडिंग है इसके। व्यापार के महत्व के 4 बिंदु हम देखेंगे जिसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है और पहला हम देख रहे हैं व्यापार का परिमाण। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि व्यापार को हम तोल नहीं सकते। कोई भी वस्तु आई उसको बिल्कुल नहीं तोल सकते, तराजू में डाल के तोल लिया भाई 5 किलो हुई, 6 किलो हुई, ये बात अलग है, लेकिन कितना तोलेंगे व्यापार को। जो व्यापार का जो परिमाण यानी कि जो इस वस्तु की जो वैल्यू है वो मूल्य से आंकी जाती है। जैसे किसी देश से हीरा आए, जवाहरात आए, सबसे ज्यादा हीरा जो है वो भारत निर्यात करता है। हीरा जो है वो कौन निर्यात करता है, भारत। भारत सबसे ज्यादा हीरे का निर्यात करता है और भारत सबसे ज्यादा आयात जिस चीज का करता है वो है ईंधन। ईंधन का भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। ईंधन का भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, भारत
सर दोनों में भारत लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, लेकिन इसका तो भारत करता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, निर्यात। इसका भारत क्या करता है, निर्यात। इसका भारत क्या करता है, आयात। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि भारत ईंधन तो खरीदता है और हीरे और जवाहरात विश्व में कोई सबसे ज़्यादा अगर बेचने का काम करता है तो वो हमारा भारत करता है। फिर भी हम आज भी विकासशील है, आज भी हम विकसित नहीं हुए। इसके पीछे कारण क्या है, हमारी जनसंख्या। क्या ये जनसंख्या टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जनसंख्या जो किस पर इफेक्ट डाल रहा है, आयात और निर्यात दोनों पर इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हीरा है, हम यहां से बाहर भेज रहे हैं, उसको अगर तोल ले, उसका परिमाण देखें तो तोल तो हीरे का कम ही होगा, लेकिन उसका मूल्य देखो बहुत महंगा होता है। हीरे और जवाहरात, ज्वेलरी है ना, हीरे और जवाहरात बहुत महंगे होते हैं। गोल्ड, सोना बहुत महंगा होता है। हीरा एक अलग ही चीज होती है, चमकीली सी, ठीक है ना। भारत के पास कोहिनूर हीरा था। कौन सा हीरा था, कोहिनूर हीरा था, जो आज महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने मिलकर इसको पीतल का चिड़ा बना दिया। क्या बना दिया, पीतल का चिड़ा। अब भारत के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण था, हमारी संस्कृति का विदेशों तक प्रचार था। हिमालय के उस पार उत्तर तक हम पहुंच गए थे, दक्षिण में हम श्रीलंका के पार तक पहुंच गए थे। जहां हम जाते थे हमारा दबदबा था, क्योंकि हमारे पास खजाने थे। और उस खजाने को लूटने का काम किया डच है, स्वीडिश है, फ्रांसीस है, पुर्तगाली है, ये सब लोग हमारे देश के अंदर आए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो शक आए, कुषाण आए, हूण आए, सीतियन आए, है ना, आर्य आए। हम सब आर्यों की संतानें जो मध्य एशिया से हैं। और आधे लोग यहाँ लूट लूट कर इस कंट्री को ले गए। और आज जो कुछ भी बचा है उसको अगर हम विदेशों को देते हैं, आज उसको हम विदेशों को बेचते हैं, तो वो कहलाता है निर्यात। बाहर जाना किसी चीज का देश से कहलाता है निर्यात। और हम कुछ भी जैसे ईंधन खरीद रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आयात। यानी कोई भी देश आयात और निर्यात करता है तो मोस्टली 3 चीजों का करता है। वो 3 चीजें कौन सी है, यानी कोई भी देश आयात और निर्यात करेगा, वो 3 चीजें ही चला करती है। कभी भी आप ध्यान रखें, या तो आपको 1 नंबर पे दिखेगा ईंधन, ईंधन सबसे ज्यादा इसका आयात निर्यात होता है। यानी जो बेच रहा है उसके लिए क्या हुआ, निर्यात। और जो खरीद के लाए, जैसे ईरान बेच रहा है, उसके लिए ईंधन क्या है, निर्यात है। और भारत उसे खरीद रहा है तो भारत के लिए क्या है, आयात है। दूसरा, कृषि का जो कच्चा माल होता है, कृषि से संबंधित, ये सब आ जाता है। कृषि से संबंधित, ईंधन से संबंधित, कृषि से संबंधित, ये 2 चीजें तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा तीसरी छोटी छोटी चीजें जो है, अन्य वस्तुओं की अगर बात करें तो लोहा से उत्पादित जो वस्तुएं होती है, लोहा उत्पादित वस्तुएं जिन्हें हम कह सकते हैं लोहा आदि, जो है इसके अंदर आ जाता है। या इसको लोहा नहीं कहकर मैं खनिज कर देता हूं तो लोहा उसी में आ जाता है, खनिज। यानी कोई भी देश आयात करेगा तो भी और निर्यात करेगा तो भी। अब ये सुनने में अटपटा लग सकता है, सर दोनों कैसे हो सकते हैं। अब भाई एक देश बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, तो आयात निर्यात साथ हो रहे कि नहीं हो रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, आदान प्रदान जिसे हम कहते हैं, लाना ले जाना जिसे हम कह रहे हैं। तो जो आयात और निर्यात जिसकी हम बात करें, आयात मतलब आया देश के अंदर, निर्यात मतलब गया। तो कोई भी देश, जैसे ईरान का एग्जाम्पल हमने लिया कि वो पेट्रोल ईंधन हमें दे रहा है, या फिर कृषि के उत्पाद हम किसी देश को दे रहे हैं, तो हमारे यहां से जो निर्यात हुआ किसी के लिए वो आयात है। हुआ कि नहीं हुआ। एक चीज पढ़ी थी ना हमने, उत्प्रवास और आप्रवास, उत्प्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास, इसी किताब का चैप्टर 2 था। अब जो उत्प्रवास है उसको हम क्या कह रहे थे, प्रतिकर्ष भी कह रहे थे, प्रतिकर्ष। देखो मैं लिंक करता हूं अभी इसको, प्रतिकर्ष, और इसको हम कह रहे थे अपकर्ष, अपकर्ष। अब उत्प्रवास में क्या होता है, यह मानव है, व्यवसाय नहीं है। यहां पे मानव है। कोई व्यक्ति गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, अशिक्षा के कारण, चिकित्सा की कमी के कारण और अच्छी सुख सुविधाओं के लिए एक स्थान को छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है उत्प्रवास। क्या कहलाता है। और उसको मजबूर किया उन सारे कारणों से, यानी शिक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, चिकित्सा का नहीं मिल पाना, मनोरंजन का नहीं हो पाना, रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना, गंदगी का सामना करना, ये चीजें उसे प्रतिकर्ष कारक कहलाती है। ये धकेल रही थी उसे।
और वो किसी दूसरे क्षेत्र में गया, किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर गया, तो वो मानव का प्रवास कहलाता है। वैसे ही अगर वस्तु प्रवास करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का आना मतलब आयात हुआ, और जहां से वो उठा है वहां के लिए वो निर्यात है। तो उत्प्रवास और प्रतिकर्ष जो है वो मानव का एक प्रकार से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आना है। वैसे ही व्यापार भी एक स्थान से उठता है, तो वहां के लिए वस्तु वहां से उठ रही है, तो वहां के लिए वो वस्तु उत्प्रवास है और प्रतिकर्ष है। इसका मतलब यह नहीं कि उन चीज को, वस्तु को मजबूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो वो वस्तु इसलिए आ रही है कि उस देश से उसको निकालना जरूरी है, उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि वहां के लिए वो एक्स्ट्रा है। अब ईरान इतने ईंधन का क्या करेगा अगर सेल नहीं करेगा? तो उत्प्रवास प्रतिकर्ष ठीक वैसा ही है जैसा किसी देश से निर्यात होता है। अब आयात को अगर हम देखें तो मानव जिस स्थान पर पहुंचा है आयात हुआ, मानव आयात नहीं हुआ, मानव तो वहां आया है मतलब आप्रवास हुआ। वैसे ही देश के अंदर वस्तु कोई आती है मानव की जगह, तो मानव की तरह वो वस्तु आप्रवास हो जाती। अपकर्ष यानी जिस देश के पास जो चीज नहीं है वो उसकी ओर आकर्षित करता है। अगर किसी देश के पास नागरिक कम है और उसे मजदूरों की आवश्यकता है, उसे अच्छे इंजीनियरों को भी आवश्यकता है, उसे अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, तो वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर जब वो वस्तु को आकर्षित करता है तो उन लोगों को अपनी ओर जब बुलाता है तो वो चीज होती है आप्रवास और अपकर्ष। लेकिन कोई वस्तु आ रही है देश के अंदर, तो इसका मतलब वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, आयात। यानी आयात और निर्यात आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसी को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं, इसी को ही हम आदान प्रदान कहते हैं, वस्तु का आना जाना कहते हैं। और परिमाण में वस्तु को तोला नहीं जा सकता। भारत हीरा बेच रहा है और कोई दूसरा देश सीमेंट बेच रहा है। अब सीमेंट या मान लो 20 किलो आई, मतलब आयात हुआ, भारत ने हीरा उसको भेजा 20 किलो गया, क्या दोनों का मूल्य बराबर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए परिमाण जो है उनके तोल को नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको हमने हीरे दिए हैं उन्होंने हमें सीमेंट दिया है, कहते माल बराबर, 5 किलो आपका 5 किलो हमारा, ये लो सा बराबर, खलास, मामला खत्म, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, परिमाण में मूल्य को देखा जाता है। वस्तु जो है वो तोल परिमाण कहलाता है, लेकिन व्यापार को तोल में नहीं मापा जा सकता। परिमाण का अर्थ हम फिर कह रहे हैं, परिमाण का अर्थ तोल ही होता है, लेकिन व्यापार में अगर परिमाण शब्द का यूज हो रहा है, इसका मतलब कतई ही तोल नहीं है, इसका मतलब वस्तु का मूल्य है। व्यापार को तोल में नहीं मापा जा सकता। कुल मूल्य ही व्यापार का परिमाण है। जो वस्तु का कुल मूल्य लगता है, हमने कुछ आंकड़ा अभी कैलकुलेशन किया था कि जैसे 230 रुपए का, 1000 रुपए का, 20,000 का, लाखों का, अरबों का, खरबों का, जितना भी सामान आया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, 100-200 की तो बात ही नहीं होती, हम तो याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। बड़े लेवल पे जो व्यापार होता है उसका मूल्य ही व्यापार का परिमाण है। व्यापार परिमाण एक आंकलन है, इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा कंट्री कितना बिजनेस कर रहा है। व्यापार परिमाण एक आंकड़ा है जिसे यह पता चल जाता है कि कौन सा देश कितना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है। तो ये तो आप समझ गए कि व्यापार का परिमाण क्या है। आगे देखिए, व्यापार का संयोजन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्यापार का परिमाण जैसे ही हम निकाल लेते हैं कि वस्तु जो होती है उसका जो मूल्य है, वस्तु जो होती है उसका जो मूल्य है, यानी परिमाण सिर्फ वस्तु का मूल्य है, वस्तु मूल्य। लेकिन संयोजन आयात वस्तु और निर्यात वस्तु की सेवा में जो परिवर्तन आया है उसको हम संयोजन कहेंगे। कैसे? यानी कि एक देश से हम कुछ भी खरीद रहे हैं, यानी कि आया है, एक देश से हम कुछ भी खरीद रहे हैं मतलब वो वस्तु क्या है, हमारे पास आई है। जैसे एक देश से हम 10 मिलियन का कुछ सामान खरीदा या 90 मिलियन का खरीदा या 70 मिलियन का खरीदा, तो जो वस्तु हमारे पास आई है और उस देश को हम कुछ दे रहे हैं, 100 मिलियन का दे दिया चाहे 90 मिलियन का दे दिया, तो वो चीज हमारी निर्यात है। लेकिन आने वाले समय में इन दोनों में क्या बदलाव आया है? कल को वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, आज वो 90 का कर रहा है, आने वाले कल में वो बढ़ाएगा या घटाएगा? ये जो सेवा है, व्यापार किस में आता है? थर्ड व्यवसाय में आता है, तृतीय के क्रियाकलाप में आता है। इसलिए सेवा से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो तृतीय क्रियाकलाप में आती है, हम अच्छे से जानते हैं। और व्यापार इसी का एक पार्ट है। व्यापार किसका पार्ट है? इसी का एक पार्ट है।
तो एक सेवा, तो सेवा के सेवा के प्रकार में परिवर्तन जो हुआ है कि पहले सेवा ज्यादा थी, फिर सेवा कम हो गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटा या बढ़ा, ये कहलाता है संयोजन। तो बताओ इसको मैं घटत बढ़त बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, घटत बढ़त। अगर कोई देश व्यापार को घटाता है या बढ़ाता है तो वो कहलाता है व्यापार का संयोजन। उसको ज्यादा जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? व्यापार संयोजन। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देखिए, आरंभ है प्रचंड है, यानी शुरुआत है। शुरुआत में प्राथमिक, भारत प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, और कुछ था ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे। चिंगू मिंगू चाव चिंगू ने सिखाई आदि चीजें। चाउमीन कौन जानता था? पिज्जा कौन जानता था? बर्गर कौन जानता था? उन्होंने आदत डाली, वहां से सामान भेजना शुरू किया, और फिर हम धीरे धीरे सीख गए, यार ये तो रोटी की तरह ही है, पिज्जा क्या है, लेकिन इसमें कौन सा आटा प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे हम सीख गए, है ना। यार ये क्या है, लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये चाउमीन कहते हैं इसको। चावल के 4 दानों को लगातार जोड़ दो बन जाता है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, बन नहीं पाया, बोले चावल से तो नहीं है, कुछ और ही है। धीरे धीरे इन चीजों को हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, धीरे धीरे हम सीख के। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको चाइनीज फूड के, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए आपको। लेकिन वास्तव में एक्चुअल बात क्या है कि धीरे धीरे कोई भी देश आत्मनिर्भर होने का प्रयास करता है। पहले वो सारी चीजें बाहर से खरीदता है, फिर वो समझ जाता है कि हमारी चीजों को ही बनाकर हमें वापस रिटर्न किया जाता है, क्यों ना हम भी विनिर्माण को महत्व दें, हम भी उद्योग को महत्व दें। जैसे कि मुझे ये पता चल जाए कि हमारे देश से तिल खरीद कर, हमारे देश से जो है तिल खरीदते हैं लोग, निर्यात करते हैं हम, उसको माना जाए। हमारे देश से तिल बाहर गए, दूसरी कंट्री में गए, उनके पास मशीन है, उद्योग है, यानी विनिर्माण हुआ। वहां मशीन से तेल निकाला गया, उसको पीपे के अंदर पैक किया गया, उसको डिब्बे के अंदर पैक किया गया, और वह हमारे देश में वापस आता है। हमने आयात किया, खरीदा उसको वापस, और उसके 4 गुने दाम हम दे रहे हैं। इस बात को हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हमारे ही कृषि का उत्पाद, हमारा ही कृषि का उत्पाद, किसका? प्राथमिक उत्पाद, मतलब कृषि आती है कि नहीं आती इसमें? कृषि, हमारी ही कृषि का उत्पाद हमसे 4 गुना दामों में वापस पैसा वसूला जा रहा है। क्यों ना हम उद्योग कर लें, क्यों ना हम विनिर्माण को महत्व दें, क्यों ना हम इंडस्ट्री को डेवलप कर ले, और हम इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे तो ये 4 गुना पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये चीजें व्यापार का तालमेल बिठाना है, व्यापार का संयोजन बिठाना है। पहले हम खरीद रहे थे उनसे, लेकिन अचानक से हमने कम कर दिया, व्यापार संयोजन कहलाएगा। तो पहले भारत क्या करता था? प्राथमिक उत्पाद। अब इसमें खनन ले लो, लोहा है, हम कुछ बनाना ही नहीं जानते, विदेशों से बन के आ रहा है। लोहे अयस्क लोहा इस्पात कैसे बनाया जाता है हम पहले नहीं जानते थे। लोहा ऐसा कच्चा निकला और जहाजों में भर भर के लोग बाहर ले जाया करते थे। फिर पता चला कि यार पक्का लोहा जो बन के आ रहा है वो आता कैसे? तो 1-2 जैसे आप जैसे इंटेलिजेंट जो लोग हैं बाहर गए, उन्होंने देखा यार यहाँ से जो कच्चा लोहा ले जा रहे हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय है, जो खनन के द्वारा खोद कर प्राप्त किया जाता है, उसको वहां ले जाके एक बड़ी भट्टी पे चढ़ाया जाता है विदेशों के अंदर, और उस भट्टी के अंदर मैग्नीज और कोका डाल के भयंकर तरीके से गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद जो चीज बन के आती है वो लोहा ऐसा, यानी कच्चा लोहा नहीं होता, वो लोहा इस्पात होता है। इस चीज को सीख के आता है, हम लोगों को बताता है, हम खुद उद्योग कर लेते हैं। तो व्यापार संयोजन बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। व्यापार संयोजन क्या है? व्यापार का तालमेल है। व्यापार संयोजन क्या है भाई? व्यापार का तालमेल है। और इस तालमेल को अगर हम देखें तो इसमें घटत बढ़त हम कर रहे हैं, यानी घटत बढ़त के साथ एक चीज और याद रख लेना, तालमेल। अब आप कहेंगे सर तालमेल किसका है? जिसने इस लेक्चर को देखा उसी को नोट्स में लिखा हुआ समझ में आएगा। तालमेल, तालमेल व्यापार का है, बस इतना याद रखना है। आगे देखिए, ये चीज कृषि किस में आ गया? प्राथमिक व्यवसाय में। खनन किस में आ गया? प्राथमिक व्यवसाय में। अब मछली के यकृत के अंदर विटामिन से भरपूर ऑयल होता है, तो जैसे मछली पालन भी किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में। तो कोई मछली यहां से ले जाता है और उसका तेल निकाल के भारत को 8 गुना दामों में बेचता है, तो हम कब तक सहन करेंगे? व्यापार का संयोजन बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? बिल्कुल बिठाएंगे। तो व्यापार पहले जो बढ़त के साथ हम क्या करते थे, निर्यात, वो हम वापिस बढ़त के साथ ही अब क्या कर रहे हैं? अब हम उनको बना बना के दे रहे हैं। तो हमारा जो क्या घटा और क्या बढ़ा, इसको हम अलग रूप में भी देखेंगे। आप देखेंगे व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन आया है। व्यापार की दिशा बदलेगी ना, तो यही चीज व्यापार की दिशा में भी लागू होगी।
यानी पहले हम निर्यात ज्यादा आयात ज्यादा कर रहे थे, निर्यात कम कर रहे थे और सिर्फ कृषि के उत्पादों का कर रहे थे। ये दिशा हो जाएगी। अगला टॉपिक जैसे हम दिशा पढ़ेंगे, व्यापार की दिशा। यहां तीनों चीजों को समझ लो आप, ये संयोजन, ठीक है, और ये दिशा और ये परिमाण। परिमाण नाप है। वस्तु का तोल जो है वो मूल्य से जब आंका जाए तब परिमाण है। कितनी वस्तु गई, कितनी आई और क्या मूल्य है, ये नाप हो गया। संयोजन, कितना व्यापार कर रहे हैं, आयात कितना हो रहा है, निर्यात कितना हो रहा है, घटत बेटत कितनी हो रही है, तालमेल बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, ये संयोजन हम बिठा रहे हैं। और संयोजन में से ही निकलेगी दिशा, व्यापार की दिशा। अगर संयोजन अच्छा बैठ गया, हम समझ गए कि विदेशों से जो माल आ रहा है वो हमारा ही कच्चा माल है, उसको पक्का करके भेज रहे हैं, तो हम जो पहले निर्यात ज्यादा करते थे अब उनको आयात, पहले हम निर्यात ज्यादा करते थे कच्चे माल का, किसका करते थे, पहले हम निर्यात ज्यादा कर रहे थे कच्चे माल का, अब हम निर्यात तो कर रहे हैं लेकिन अब पक्के माल का। दिशा बदल गई, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया, यानी पहले तो हम उन्हें बिल्कुल तिल ही दे रहे थे और वो तिल का तेल निकाल के हमें दे रहे थे, तो हम क्या दे रहे थे, सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय का तिल दे रहे थे। लेकिन अब हम दे तो उनको रहे हैं लेकिन पकी पकाई चीज उनको हम ही दे रहे, या फिर हम उनसे पकी पकाई चीज नहीं ले रहे। तो घटत बटत हुआ कि नहीं हुआ, तालमेल बैठेगा तो दिशा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। पहले जितना हम आयात करते थे तेल, क्या उतना तेल आयात करेंगे? क्यों करेंगे लाडले, जब हमारे पास तिल है, तेल हम निकालना सीख गए, उद्योग हम बनाना सीख गए, विनिर्माण हम सीख गए, मजदूर हमारे पास है, इंजीनियर हमारे पास है, सारी चीजें डेवलप कर ली, तो व्यापार की दिशा घटेगी कि नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। पहले हम बहुत भर भर के पीपे, भर भर के ढोल मंगाया करते थे, भर भर के जो बड़ी बड़ी कैन होती है वो तेल की मंगाया करते थे, लेकिन अब हम सीख गए तो मंगाएंगे क्या? पहले जितना हम उनसे निर्यात करते थे क्या उतना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जितना उनको उनसे हम निर्यात जितना करते थे वो तो हम नहीं उनके साथ नहीं करेंगे। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझो, कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है। तिल जो है कच्चा माल है, तिल से तेल बनाया जाता है और तिल कच्चा माल यहां से जाता है, मतलब हम निर्यात कर रहे हैं, वापिस हम उसी को खरीद रहे हैं जब तेल बन के आ रहा है। मतलब अब हम उद्योग लगाना सीख गए, जब ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली, विनिर्माण के महत्व को हमने समझ लिया, तो क्या तिल का तेल रिटर्न हम खरीदेंगे? मतलब आयात हमारा कम हो जाएगा, निर्यात हमारा कम होगा, लेकिन तिल वहां नहीं होते हैं तो कुछ तो होगा। दिशा बदली कि नहीं बदली? बिल्कुल बदली। क्या हम व्यापार की दिशा पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, लेकिन संयोजन में से ही निकल रही है। दोनों एक से नजर आते हैं लेकिन एक से नहीं है। परिमाण तोल है तो संयोजन तालमेल है, और तालमेल में जो घटत बढ़त होती है वो हमारी संयोजन के साथ दिशा भी है। फिर सर कंफ्यूजन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। संयोजन के अंदर हमारी समझ डेवलप हुई है। जब हम तालमेल बिठा रहे हैं, उस तालमेल के आंकड़े जो है वो दिशा में पढ़ रहे हैं। हम किस में पढ़ रहे हैं? दिशा में। ठीक है, आगे देखिए। कुछ समय बाद विनिर्मित वस्तु की ओर बढ़ा। देखो, विनिर्मित वस्तु हम खुद बनाने लग गए। विनिर्मित मतलब उद्योग है। तिल से तेल निकाल लिया, फूलों से गुलकंद बना लिया, लोहा ऐसक से लोहा इस्पात बना के चेयर बना दी, प्लास्टिक के खिलौने बना दिए, सब कुछ विनिर्मित वस्तुएं हो गई। वर्तमान समय में भारत व्यापार में अपनी अलग पहचान रखता है। सीख गए रहे हम, बिल्कुल सीख गए रहे, सब कुछ सीख गए, है ना। यानी अब हम बहुत टैलेंटेड हो गए। क्या हो गए? बहुत टैलेंटेड हो गए। हम यूट्यूब को नहीं जानते थे, लोग उससे पहले पढ़ा करते थे। आज देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रूम में बैठे आराम से पंखा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपके लिए चाय आ रही होगी, मम्मी बना के ला रही होगी, है ना। कितना आराम हो गया, टेक्नोलॉजी में कितने डेवलप हो गए हम, हर चीज में डेवलप हो रहे हैं। भारत बहुत आगे जा रहा है। हमारे देश की तारीफ हमें खुद को करनी चाहिए, दूसरा आके नहीं कहेगा भारत तू आगे जा रहा है ना। हमारे देश पे हमें गर्व होना चाहिए, हमारे तिरंगे पे हमें गर्व होना चाहिए। मैंने बताया आपको, किसी की तिरंगे का इतना महत्व नहीं है जितना भारत के तिरंगे का है। भारत के तिरंगे का मोल अलग है, मूल्य अलग है। बाकी तिरंगों के तो लोग पोचे बना दिए करते हैं अन्य देशों के, है ना। तो भारत पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम विनिर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं? वर्तमान समय में भारत व्यापार में अपनी अलग पहचान रखता है, भाई रखता है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत सेवा सेक्टर में ऊपरगामी पद्धति की ओर है। सेवा सेक्टर में दुनिया को सेवा हम दे रहे हैं। सेवा सेक्टर में डॉक्टर आ जाता है, शिक्षक आ जाता है, चिकित्सक यानी डॉक्टर आ जाता है, यानी दुनिया को हम यहाँ के डॉक्टर बना बना के दे रहे हैं। आज आप देखो,
हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ एक भगवंत यूनिवर्सिटी चला करती है, वहाँ दूर दूर से नेपाल, भूटान, बर्मा आदि देशों के बच्चे आते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं हमें आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हमें ये पता है कि ये उस कंट्री गए, वहाँ से आकर यहाँ स्टडी कर रहे हैं। मतलब भारत दुनिया को डॉक्टर दे रहा है, भारत दुनिया को इंजीनियर दे रहा है, भारत दुनिया को जो चाहे वो कुछ दे रहा है। अब प्यार से दे रहा है, पहले लूट के ले जाते थे ना, ठीक है ना। ऊपरगामी पद्धति का मतलब है दुनिया में आगे जा रहा है सेवा के क्षेत्र में। अब ऐसा नहीं है कि विदेश के डॉक्टर यहाँ आके बैठे, हम विदेशों को डॉक्टर दे रहे हैं, यानी अच्छा डॉक्टर जो बना कहाँ चला गया, विदेश चला गया। घाटा किसको, अब आप खुद समझ रहे हो। लेकिन तारीफ करना है देश की, क्या करना है, तारीफ करना है। आयात निर्यात में अनुकूलता है, हम बनाना सीख गए। क्या करने सीख गए, बनाना सीख गए। तिल का तेल निकालना हम खुद सीख गए। लोहा ऐसक से लोहा इस्पात बनाना हम खुद सीख गए। मोटर गाड़ियां, वाहन वगैरह टाटा जैसी भारत की कंपनियां खुद सीख गई। मोबाइल फोन हम खुद बनाना सीख गए, चाइना का इतना इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा जो है वो आयात जो है घटा, निर्यात हमने लोगों को सेल करना, यानी इसमें अनुकूलता हमने ला दी। पहले सिर्फ 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 यही होता था, अब ज्यादा ये होता है। तो ये अनुकूलता हम लेके आए, बराबरता हम लेके आए, ठीक है। संयोजन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आयात अतात नहीं है भाई, आयात। आयात निर्यात में मुख्य 3 वस्तुएं चला करती है। एक तो ईंधन, हम पहले ही बता चुके हैं मेरे लाडले को कि एक तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल जो होता है वो हम लाते ले जाते हैं। और हम ही नहीं, कोई भी देश इन 3 ही चीजों का व्यापार करता है, या तो ईंधन, या कृषि के उत्पाद, और या खनन। इसके अलावा चौथी चीज बचती कौन सी, मुझे बताओ। चौथी कोई चीज है जो बचती है। अब कोई कहेगा नहीं साहब बना बनाए एरोप्लेन लेके आ रहे हैं, ये लो जी साहब, खनन से लोहा प्राप्त किया, एरोप्लेन बन गया। अब कोई कहे नहीं साहब हम तो बाहर से जो खिलौने लेके आ रहे हैं, कृषि उत्पाद में रबड़ आता है, आता कि नहीं आता, खिलौना आ गया। अब कोई कहे नहीं साहब पेट्रोल लाते हैं, ईंधन में आता है सब कुछ। तो इन 3 ही चीजों पे टिका रहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कभी भी कोई नींद में भी जगा के पूछ ले कि भाई साहब चाय आई है, बोले चाय नहीं, मेरे को पता है तू पूछने आया है। ईंधन, खनन और कृषि उत्पाद पर टिका है सब कुछ। किस पे टिका है, कृषि उत्पाद पर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। व्यापार की दिशा, विकासशील देश मूल्यपूर्वक वस्तु का निर्यात करते हैं। अब व्यापार की दिशा में वे देखेंगे, संयोजन में तो हम देख रहे थे हमने क्या डेवलप किया और क्या डेवलप करे, आयात निर्यात को हमने अनुकूल बनाया। मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। व्यापार का परिमाण जो है वो तोल है, और व्यापार को तोला नहीं जा सकता, इसलिए वस्तु का तोल ही व्यापार का परिमाण कहलाता है। उसका जो मूल्य है वही व्यापार का परिमाण कहलाता है। वस्तु का जो मूल्य है वही तोल के रूप में देखा जाता है। व्यापार का संयोजन, हम धीरे धीरे चीजों को सीखे, समझे, और जो चीज हम खरीदते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया कि वो चीज़ हमारे देश में होती है, लेकिन हम उसे बनाना नहीं जानते, हम विनिर्माण नहीं जानते, उद्योग नहीं जानते, और आदि चीज़ें डेवलप करके हमने खुद को संयोजित किया, हमने खुद को समझने का प्रयास किया। और कोई भी देश, चाहे भारत ही नहीं, खुद को समझने का प्रयास करके खुद विनिर्माण में आगे बढ़ता है तो उसकी जो आयात करने की जो क्षमता है वो घटती है और निर्यात करने की क्षमता बढ़ती है। तो उस देश का संयोजन और तालमेल हमेशा सेट हो जाता है, उसको संयोजन कहा जाता है। व्यापार की दिशा, एक देश अगर आयात ज़्यादा करता रहता है और निर्यात कम करता है, एक देश जो है आयात ज़्यादा करता है और निर्यात जो है, इशारा करके बता रहा हूँ मैं, आयात मतलब आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है, इसका मतलब वो गरीबी की ओर जा रहा है, आत्मनिर्भर नहीं है वो। एक देश ऐसा है जो आयात बहुत कम करता है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है, मतलब निर्यात यानी बाहर ज़्यादा भेज रहा है अपनी वस्तुओं को, इसका मतलब वो आत्मनिर्भर है। इसलिए ये जो तालमेल बैठता है ये कहलाती है दिशा। वो क्या था, वो तो बिठा लिया किसी देश ने, संयोजन है, अपना तालमेल बिठा लिया। एक दिशा, उसमें घटत बटत आती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, निर्यात ज़्यादा कर पाता है, कभी आयात जो है उसको गड़बड़ा देता है, तो वो दिशा कहलाती है। विकासशील देश मूल्यपरक वस्तु का निर्यात करते हैं। विकासशील जितने भी देश है वो अच्छे मूल्य की वस्तुएं जो होती है उनको बाहर बेचा करते हैं। जैसे भारत विकासशील है, हीरे को बेच रहा है, तो ये दिशा हुई भारत की, क्या हुई, दिशा। 19वीं शताब्दी में व्यापार प्रत्यावर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी में उल्ट फल्ट हो गया सब कुछ। कैसे हो गया, यानी जो देश हमेशा आयात करता था, चाहे कोई भी कंट्री, वो अचानक से देखा सबने कि वो अचानक से निर्यात करने लग गया, मतलब वो चीजें सीख गया। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड है, माना कि पहले चाइना से आता था, लेकिन अब भारतीय खुद बनाते हैं। अगर भारतीय इसको खुद बनाते हैं तो क्या भारतीय अब खरीदेंगे, तो दिशा बदली कि नहीं बदली।
यानी कि पहले चाइना से डिजिटल बोर्ड खरीदा जाता था, अब नहीं खरीदा जा रहा है, हमने संयोजन बिठा लिया, व्यापार संयोजन बिठा लिया। और व्यापार संयोजन बैठने के कारण जो चीज ज्यादा आयात होती थी अब वो ही हम अन्य देशों को दे रहे हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड हम और देशों को देने लग गए बना के, तो वो व्यापार की दिशा ही बदल गई। क्या बदल गई? मतलब आत्मनिर्भर हुए, संयोजन बैठा, औरों को हम दे रहे हैं अब ले नहीं रहे हैं, दिशा बदल गई। और ऐसा 19वीं शताब्दी में देखने को मिला, भारत में नहीं। अब आप सोचेंगे यार जो देश अब तक दे रहा था डिजिटल बोर्ड वो लेगा क्यों भारत का? वो नहीं लेगा तो कोई और लेगा, भूटान को दे देंगे, नेपाल को दे देंगे, म्यांमार को दे देंगे, ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं म्यांमार, कोई श्रीलंका को दे देंगे, है ना। पढ़ो यहाँ पे राम की कहानी डिजिटल बोर्ड पे, है ना। हाँ, तुम्हारे रावण भी कम नहीं थे, श्रीलंका को पढ़ाओ, बिल्कुल समझ गए। 19वीं शताब्दी में ये हुआ। 20वीं सदी में व्यापार में बदलाव देखने को मिला, लोग डेवलप होने लग गए। दूसरा, यूरोपीय जो कंट्री थी उनका जो कब्जा था वो जैसे हटा तो व्यापार डेवलप हुआ देशों का, क्योंकि पहले व्यापार उसी के हाथ में था सारा। समझ गए बात को? यूरोपीय कंट्रियां मतलब अंग्रेज वगैरह जो थे देशों को गुलाम बना लिया करते थे, जिसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। वो उपनिवेश जैसे हटा लगभग 52 कंट्री पे था, जिसे आज हम कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, कॉमनवेल्थ के जो गेम होते हैं उसके अंदर जितने भी देश होते हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, यूरोपियों के। समझ गए? तो आज भी उनका संघ बना। यूरोप के उपनिवेश का असर है, अन्य देश में प्रतिस्पर्धा बनी, छोटे छोटे देश भी आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि तू गुल्ली डंडा होता है जो चलाने वाला वो बना रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है बॉल और जो है बैट बनाता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजों में भी प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा का मतलब है आपस में कंपटीशन होने लगा। आगे देखिए, व्यापार संतुलन। जब आत्मनिर्भर हो जाता है, जो चीज पहले नहीं बन रही थी वो बनाने लग जाता है, तो संतुलन होता है व्यापार में। और अगर संतुलन हो जाता है तो आयात की बजाय निर्यात बढ़ जाता है, तो व्यापार की दिशा बदल जाती है। ध्यान से समझना है मेरी बात को। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं है और वस्तुओं को बनाने लग जाते हैं तो व्यापार का संतुलन है, और इस संतुलन से जो चीजें हम खरीदा करते थे वो चीजें हम अब अन्य देशों को बेचा करते हैं। व्यापार की दिशा बदली है। व्यापार की क्या बदली है? आत्मनिर्भर संतुलन। अगर व्यापार में इससे कोई फर्क पड़ा है तो व्यापार की दिशा बदली है, और इनका वस्तु का जो मूल्य है, परिमाण है, तीनों समझ में आ गए। अब जो चीज दिखाई दे रही है वो है संतुलन। संयोजन तो क्या है? आत्मनिर्भरता है। संतुलन का मतलब है कि ज्यादा क्या होना चाहिए, कौन देश धन में प्लस होगा और कौन देश धन में माइनस होगा। अगर कोई देश आयात ज्यादा करता है, कोई देश आयात ज्यादा करता है, इसका मतलब लाडले सीधा सीधा गरीबी की ओर जा रहा है, गरीबी की ओर जा रहा है। कोई देश निर्यात ज्यादा करता है, मतलब लाडले वो तो बहुत आगे हैं, गरीबी, ये अमीर है भाई, अमीरी। अब इस दोनों को मैंने साइड में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाए इस डायग्राम को जो मैंने बनाया है। ध्यान से समझना है इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? व्यापार संतुलन किसी समय अवधि के भीतर देश के आयात में निर्यात के अंतर को कहते हैं। कोई भी देश अनुकूल जब है और उसका प्लस पॉइंट जब तक है जब उसके व्यापार का संतुलन है, और वो जब हो पाता है वो निर्यात ज्यादा करता है। क्या ज्यादा कर रहा है? निर्यात ज्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है। मतलब मैं कुछ ज्यादा बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं विकसित हूं या विकासशील हूं, तो बहुत जल्द विकसित हो जाऊंगा। मैंने संयोजन भी बिठा लिया है, मैंने व्यापार की दिशा को भी बदल दिया है, मैंने परिमाण भी देख लिया कि कौन सी चीजें ज्यादा बिकती है और कौन सी चीजें मेरे देश को नुकसान में ले जा रही है। इसलिए मैं अब संतुलन बिठा रहा हूं। मैं अन्य देशों को सिर्फ क्या कर रहा हूं? मैं भारत हूं और मैं अन्य देशों को क्या कर रहा हूं? निर्यात कर रहा हूं, मतलब बेच रहा हूं कुछ ना कुछ। इसका मतलब मैं प्लस में हूं, मेरी स्थिति अनुकूल होगी। मेरी स्थिति कैसी होगी? अनुकूल होगी। और अगर मैं आत्मनिर्भर नहीं हुआ हूं, मैं अगर संतुलन नहीं बिठा पा रहा हूं, तो मैं आज भी खरीदे ही जा रहा हूं, मतलब मैं माइनस में ही जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? इसलिए मेरी दिशा जो है वो प्रतिकूल नहीं है, मेरा जो संतुलन है वो प्रतिकूल नहीं है। मैं आने वाले समय में सही ढंग से संयोजन अगर नहीं बिठा पाया तो मैं माइनस में ही जाता रहूंगा। मैं कौन हूं? मैं भारत हूं। समझना है हमें, मुझे भारत मान के ही समझना है
कि व्यापार संतुलन आत्मनिर्भरता है, अगर वो हो जाती है तभी ये संतुलन बन पाता है। अगर व्यापार संयोजन होता है तो व्यापार की दिशा सेट हो पाती है, और अगर व्यापार संयोजन हो पाता है तभी तो नापोगे परिमाण, नहीं तो किसका नापोगे, ठीक है ना। तो ये जो है व्यापार संतुलन किसी भी देश का प्लस में जब होता है जब चीजें वो बेचा करता है, जब वो धनात्मक मतलब धन की तरफ बढ़ता है, प्लस होता है। और अगर व्यापार हम नहीं कर रहे हैं किसी से, किसके रूप में, निर्यात के रूप में, और सिर्फ आयात के रूप में ही कर रहे हैं, लाए जा रहे हैं, कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं 55,000 करोड़ से 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ से 110,000 करोड़। क्या मैं भारतीय सरकार का कर्जा बता रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, टेंशन में आ जाओगे आप, है ना। तो जो कर्जा है जो बढ़ता ही जा रहा है करोड़ों हजार में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो कर्जा बढ़ रहा है इसका मतलब हम आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, हम माइनस में जा रहे हैं, प्रतिकूलता नहीं है, ना संतुलन बिठा पाए हैं, ना दिशा सेट कर पाए हैं, नापने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो प्रभाव है ये वित्तीय संचय समाप्त होगा। अब आयात निर्यात जब चलता रहता है ना, तो किसी भी देश का वित्तीय संचय धन जो है वो एक साथ उसके पास नहीं रहता, वो किसी ना किसी को ऋण देता रहता है, यानी उधार देता रहता है। वित्तीय संचय, वित्त मतलब पैसा, संचय मतलब इकट्ठा। किसी देश के पास ज्यादा नहीं होता, वो थोड़ा सा लालच करता है, मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, अन्य कंट्री को दे देता है। भारत तो डोनेट कर देता है, जो हमेशा गोचे करता है, पता है हथियार खरीदेगा उसको भी डोनेट कर देते हैं। अब आप समझ गए। तो ऐसा धर्म किस काम का, ऐसा जो परोपकार है वो किस काम का, ये दया किस काम की, है ना। जो पता है कि पैसा डोनेट करते ही बाढ़ वालों को तो कम देगा, सीधा हथियार खरीदेगा, ठीक है ना। तो हमारा ही बच्चा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हर देश की हेल्प जो किया करते हैं एक दूसरे कंट्री, तो वो भी एक अपने आप में सकारात्मक व्यापार का रवैया होता है, और वो वही देश कर पाता है जो सक्षम है। इसलिए व्यापार संतुलन जो है व्यापार संयोजन और व्यापार दिशा पर चला करता है, और ये जब होता है जब व्यापार एक लेवल पर चलता है और कोई भी देश किसी अन्य देश को पैसा आकर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको लालच होता है, पूरे देशों पर वो दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन वित्तीय संचय का मतलब है धन उसके पास एक जगह नहीं है, अन्य देशों के पास चला जाता है। समझ गए? तो ये चीजें हमने समझी, ये चीजें हमने जानी, और एक एक चीज को देखने के बाद हम सारी चीजों को समझ चुके हैं। अब व्यापार परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार दिशा और व्यापार लास्ट में जो संतुलन बिठा रहे थे, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने, उसको ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले किसी शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।